हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मिश्रा एजुकेशन, जहां पर हम तैयारी कर रहे हैं यूपीजीआईसी लेक्चरर फिजिक्स के लिए। आज का सेशन हमारा जो है वो एलसीआर सर्किट में है, जैसा कि ग्रुप में लोगों ने कहा। तो एलसीआर सर्किट पर आज मेरा लेक्चर ये वीडियो होने वाला है। इसमें आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि हमारा जो एक तरीके का ये अल्टरनेटिंग करंट का जो पूरा पोर्शन है वो एक डर मन में बैठा देता है कि इसको हम कैसे डील करेंगे। लेकिन आई एम श्योर कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको इसमें काफ़ी कुछ जो डायलमा है, जो आपका भ्रम है, वो क्लियर होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो इससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया तो, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो लोग आज इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो पहले की वीडियोस को भी देखें और पहले दिए हुए टेस्ट को भी आप ट्राई करें। जो नहीं आता आप मेरे से संपर्क करें, मैं आपकी प्रॉब्लम का 100% सोल्यूशन दूंगा, चाहे वो वीडियो के माध्यम से होगा चाहे वो टेक्स्ट के माध्यम से होगा, लेकिन आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम 100% करेंगे। चलिए आज का बहुत बात ना करते हुए आज का टॉपिक शुरुआत किया जाए और बात करेंगे एलसीआर सर्किट की। लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक बात करनी पड़ेगी। दैट मीन्स पहले हमें समझना होगा कि फेज क्या होता है, फेजर क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जब हम किसी अल्टरनेटिंग करंट को रेजिस्टेंस यानी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट से गुजारेंगे तो किस तरीके से बिहेवियर देखने को मिलेगा। फिर दूसरे नंबर पे हम लोग देखेंगे कि किसी इंडक्टर से अगर हम गुजारते हैं तो किस तरीके से बिहेव करेगा, और फिर उसके बाद कैपेसिटर। तो ये इंडिविजुअली पहले हम आर एल सी को देखेंगे, उसके बाद हम लोग एलसीआर सर्किट को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले हमें इंडिविजुअल पता हो कि आर और एल सी कैसे बिहेव करता है किसी अल्टरनेटिंग करंट के लिए, तब हम ये समझ पाएंगे कि जब हम उनको एक साथ रखेंगे तो उनका कंबाइंड इफेक्ट क्या होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे जो यहाँ पे ज़रूरी है वो ये कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया कि करंट और वोल्टेज का जो फॉर्म होता है एसी में वो क्या होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है, V = V0 sin ओमेगा टी, और I जो होता है वो I0 sin ओमेगा टी होता है। ठीक है, तो ये आपकी एसी करंट के क्या हैं, एसी करंट, एसी वोल्टेजेस हैं, ये आपकी एसी वोल्टेज और एसी करंट्स हैं। इससे पहले मान लीजिए जब हमारे पास डीसी था तो डीसी में हम लोगों ने आर को लगाया, यानी किसी सेल से हमने डीसी को कनेक्ट किया और उसके बारे में हमें बहुत वेल नोन रिजल्ट्स पता है। उसी तरीके से इस कैपेसिटर को हमने लगाया और उसमें रिजल्ट्स हमने फाइंड किए हुए हैं, और एल को भी हमने लगा के रिजल्ट्स फाइंड किए हुए हैं। द प्रॉब्लम इज विद द एसी करंट, यानी कि अगर हम क्या करें, एसी करंट यहाँ पर अप्लाई करें, यानी रेजिस्टेंस के साथ एसी करंट लगाएं और कैपेसिटर के साथ एसी करंट लगाएं या इंडक्टर के साथ एसी करंट लगाएं, तो ये सर्किट कैसे बिहेव करती हैं, दैट मीन्स ये किस तरीके से बिहेव करती हैं, इनमें करंट की वैल्यू क्या होगी, रजिस्टर और वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, उनमें आपस में क्या रिलेशन होगा, ये सब हमें देखने की ज़रूरत है। ये हम लोग देखे भी हैं, इंटर लेवल में भी देखा है, ग्रेजुएशन लेवल में भी देखा है, तो दोनों की चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं और बात करेंगे सबसे पहले फेज की। सबसे पहले जो हमें बात करना है वो बात करना है फेज की। तो फेज क्या बताता है, फेज हिंदी में इसको कला बोलते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने आप को सोचने की कोशिश करें अपने से कि अगर मैं मान लीजिए किसी रिजिड सरफेस से मैंने एक क्या किया, सिंपल पेंडुलम बांध के छोड़ दिया, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, ऑसिलेट करा रहा हूं। ऑसिलेशन के दौरान कभी ये यहां पर है तो कभी ये यहां पर है, ठीक है, ये कंटिन्यूअसली ऑसिलेट कर रहा है। बट थिंक अबाउट, आपने क्या किया, किसी ऑसिलेशन के दौरान उसका आपने फोटो क्लिक कर लिया। सपोज कर लीजिए आपने फोटो ऐसे क्लिक कर लिया, देन आप कैसे ये डिसाइड करोगे कि अगले मोमेंट ये किधर जाने वाला है, क्योंकि मान लीजिए अगर इसकी मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर थी और ये आपकी मान लीजिए इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे फोटो को देख के, उस पिक को देख के, कि ये पेंडुलम इधर जाएगा कि इधर जाएगा, क्योंकि ये जब क्या होगा, इधर जा रहा होगा तब भी इस पोजीशन से गुजरेगा, और जब मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रहा होगा तब भी इस पोजीशन से गुजरेगा। तो ऑल एंड ऑल इसको आप देख के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये अगले मोमेंट कहाँ जाने वाला है। तो उसको इन्फॉर्म करता है हमारी एक क्वांटिटी जिसको बोला जाता है फेज, ठीक है, हिंदी में कला। तो फेज क्या बताता है, फेज ये अल्टरनेटिंग और अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बारे में अगर कहें तो ये बताता है कि स्टेट ऑफ द करंट, दैट मीन्स किस डायरेक्शन में ये क्या कर रहा है, फ्लो करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलिए इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं।
जैसे आपके पास मान लीजिए ये आपकी करंट है ना, तो आपको अगर यहाँ पर फेज बता दिया जाए, फेज एक एंगल होता है, वैल्यू में एंगल होता है, लेकिन ये इन्फॉर्म करता है कि हमारी वैल्यू कैसे भी आगे बढ़ेगी। तो अब यहाँ पर आपको ये क्या होगा, एक वैल्यू एंगल दे दिया जाएगा, उसके बाद यहाँ का आप निकाल सकते हैं, यहाँ का निकाल सकते हैं, यहाँ का निकाल सकते हैं, हर जगह का आप एंगल क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। उसके बाद आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगले मोमेंट ये कहाँ जाने वाला है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको यहाँ की वैल्यू पता लग जाए तो आप बता सकते हैं कि इसके बाद जो हमारी वैल्यू एसी करंट की क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी। वैसे ही यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर ये क्या करेगी, डिक्रीज तो करेगी, निगेटिव में डिक्रीज करेगी, यानी ये बढ़ेगी एक तरीके से, बढ़ते बढ़ते यहाँ पर पॉजिटिव मैक्सिमम को टेंड करेगी। ठीक है, तो ये आपकी कोई एक ऐसी वैल्यू है जो बताती है कि स्टेट ऑफ करंट, दैट मीन्स स्टेट ऑफ एसी करंट, वो अगले मोमेंट कैसा जाने वाला है। ठीक है, तो ये फेज आपका ये रिप्रेजेंट करता है। और ये कहाँ पे मिलता है, ये अगर आपने लिखा है I0 sin ओमेगा टी, तो ये जो आपका टर्म है यही आपका क्या है, फेज है। ठीक है, यही हमारा फेज यानी कला है। और अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से लिखा है I0 sin ओमेगा टी प्लस फाई, तब भी आपकी क्या है, ये फेज ही है, ऐसा नहीं है कि ये कुछ बदल जाएगा। ठीक है, हाँ, ये फाई आपका यहाँ पे इनिशियल फेज हो जाएगा, यानी प्रारंभिक कला। यानी जब आपने मेजरमेंट स्टार्ट किया, आपने जैसे ही मेजरमेंट स्टार्ट किया t इज इक्वल टू 0 पे, तो t इज इक्वल टू 0 पर ये क्या रहेगी, आपकी एक वैल्यू रहेगी, एक फेज आपको ऑलरेडी वहां पर मिलेगा। तो ये आपकी क्या होगी, इनिशियल फेज एंगल होगी या इनिशियल फेज होगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर थोड़ी सी बात हम लोग करेंगे फेजर। ठीक है, तो फेजर का कैसे हम लोग इसको समझेंगे, जरा इस पहले समझा जाए। तो फेजर क्या होता है, ये वेक्टर्स होते हैं, ये वेक्टर्स होते हैं जो और क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। देखिए, अगर हम मान लीजिए कि हमारे पास ये कोई एक्सिसेस हैं, यहाँ पर हमारी कोई ये वेक्टर है जिसे हम फेजर बोल रहे हैं, तो ये फेजर क्या होगा, फेजर आपका एक ऐसा वेक्टर होता है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेजर। ठीक है, यहां पर एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि फेजर की जो रोटेशन की वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी होगी, यानी कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी, वो आपकी एक फिक्स्ड क्वांटिटी होगी। फिक्स्ड मतलब वैल्यू जो होगी इसकी फिक्स्ड होगी। और इसका एम्पलीट्यूड, दैट मीन्स इसकी मैग्नीट्यूड, ये जिसकी अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये लेंथ, ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहां पर आपकी एम्पलीट्यूड यानी आयाम जिसे कह सकते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी ये क्या होगा, फेजर का कांस्टेंट होगा, और ये क्या करेगा, रोटेटिंग वेक्टर होगा। रोटेटिंग किधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट करेगा तो हम इसमें क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये ओमेगा टी एंगल पे था, अब ये क्या हो रहा है कि ये हमारा फेजर जो है वो फाई एंगल से डिस्प्लेस होकर कुछ यहां जा रहा है, तो अब ये एंगल फाई हो गया, तो नेट एंगल क्या होगा आपका, ऐड हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल को क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अगर आपने कभी बेसिक में क्लास 9th 8th में जब एंगल बनाया होगा तो आपने एंगल का मेजरमेंट इस तरीके से किया था। तो चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इफ अ वेक्टर इज रोटेटिंग with constant angular velocity, ब्रैकेट में ओमेगा, in anti-clockwise direction and its amplitude remains constant, then the vector is called
फेजर। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, फेजर बोलेंगे। तो आप हिंदी में भी लिखना चाहें, यदि कोई वेक्टर या यदि कोई सदिश वामावर्त दिशा में एक निश्चित कोणीय वेग से गति कर रहा हो और गति में एम्पलीट्यूड यानी आयाम निश्चित हो, तो ऐसे वेक्टर को फेजर कहा जाता है। इसकी हिंदी फेजर ही मानते हैं। ठीक है, तो इसका हमारे लिए क्या काम है? इसका हमारे लिए ये काम है कि हम क्या करते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के स्टेट को या उनके बीच के डिफरेंसेस को दिखाने के लिए हम लोग फेजर का हेल्प लेते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर हम वेक्टर क्वांटिटीज को हम लोग फेजर में लेते हैं, लेकिन करंट और वोल्टेज तो स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो ये कुछ टाइम के लिए, मतलब सिर्फ फेज रिप्रेजेंटेशन के लिए या डायग्राम शो करने के लिए कि करंट और वोल्टेज किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, आगे चलेंगे, ये प्रोसीड करने के लिए हम उनको वेक्टर मानते हैं। और वेक्टर मान के हम फेजर के थ्रू उसे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तब वहाँ से हमें क्लियर होता है कि करंट आगे चलता है या वोल्टेज आगे चलता है। इस वजह से इसमें फेजर में हम लोग क्या करते हैं, फेजर की हेल्प लेके हम करंट और वोल्टेज में ये बताते हैं कि कौन लीड कर रहा है, कौन पीछे चल रहा है। तो ये सब बातें हम करेंगे फेजर में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए कैसे हम लोग समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक कोई फेजर डायग्राम में या ऐसे आपको कोई दे दिया जाए वैल्यू ए, ये वेक्टर ए दे दिया जाए, है ना, और कोई वेक्टर बी है यहाँ पर। इनके बीच में जो एंगल है वो मान लीजिए समथिंग फाई मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर ए से फाई क्या है, आगे है। तो हम इसको कैसे लैंग्वेज में लिखेंगे कि बी लीड्स ए बाई फाई, जिसे हिंदी में आप कह सकते हैं कि बी ए से फाई कोण से अग्रगामी है। ये सब लैंग्वेजेस हैं जिसे आपको समझना होगा। आप इसमें कि बी लीड्स टू ए लिखना चाहिए बाई फाई, यानी बी जो है वो ए से फाई एंगल आगे है, या इसे हिंदी में आप कह सकते हैं कि बी कॉमा ए से फाई कोण से अग्रगामी है। या इसी बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप बी को रेफरेंस मान लीजिए। तो जब बी को रेफरेंस मान लेंगे तो ए हमारा पीछे बोला जाएगा कि भाई बी से ए पीछे है, तो ए लैगिंग बिहाइंड या लैग बिहाइंड बाई फाई टू बी, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं कि ए यानी फेजर ए बी से फाई कोण से पश्चगामी है। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका होता है कि हम कैसे बताते हैं कि फेजर में कौन आगे चलता है, कौन पीछे चलता है। तो किसी एक को रेफरेंस मान के आप क्या कर सकते हैं, दूसरे को कंपेयर करेंगे। हाँ, याद रखिएगा कि एंटी क्लॉकवाइज में जो होगा वो आगे होगा। अगर आपने क्या किया कि ये वेक्टर ले लिया तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा वो उससे आगे होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब ग्रेजुएशन लेवल पे एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू पढ़ाई जाती है, लेकिन उसकी हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है कि जे करके नोटेशन होता है कि जे की वैल्यू क्या होती है, जे की वैल्यू -1 होती है। कॉम्प्लेक्स नोटेशन जिसे आप आयोटा से कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर जे होता है। तो जे करता क्या है, इसको थोड़ा सा जान लीजिए कि जैसे आपके पास कोई वेक्टर है, तो ये मान लीजिए वेक्टर ए है, ये आपकी फेजर है जो रोटेट कर रही है। तो अगर इस पर हम जे ऑपरेट कराएं तो जे ऑपरेट करने के बाद व्हेन जे ऑपरेट्स ऑन एनी वेक्टर या फेजर, ओके, इट रोटेट the vectors, the given vector या vector phasor
बाई एन एंगल पाई बाई 2। तो इससे इसको क्या करेगा, पाई बाई 2 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। तो जैसे देखिए, अगर मान लीजिए ये यहां पर था और हमने जे ऑपरेट कराया, तो अब ये फेजर कहां पर आ गया, यहां पर, और कितने एंगल से आया, पाई बाई 2 से आ गया। ठीक है, तो अगर हम फर्दर, अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि फेजर में मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हुआ, दैट मीन्स जितनी वैल्यू इसकी रही उतनी वैल्यू इसकी भी रह गई। अगर हम एक बार फिर से इसको ऑपरेट कराएं तो ये क्या हो जाएगा, ये आके यहां पर आ जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, वेक्टर पर जे 2 बार ऑपरेट कराया। तो जे पर जब 2 बार ऑपरेट कराया, तो अगर ये वैल्यू ए है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -a हो जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि अगर इधर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो आपने जे स्क्वायर को ए पर 2 बार ऑपरेट कराया तो आपको वैल्यू क्या मिल गई, -a। दैट मीन्स अगर आप कंपेयर करें तो जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आता है, या जे इज इक्वल टू √-1 आता है। ठीक है, तो ये क्या इसका कहते हैं कि क्या इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि हम जब क्या करते हैं, वेक्टर्स का यूज या फेजर का यूज करते हैं करंट और वोल्टेज के डायग्राम में, तो ये बताता है कि कितनी बार जे ऑपरेट हुआ है। अगर मान लीजिए कोई इस तरफ आ रहा है, कोई इस तरफ आ रहा है, तो आप देख के बताओगे कि, या देख के आपको समझना होगा कि कितनी बार ऑपरेट किया हुआ है। हालांकि ये पूछता नहीं, लेकिन जानकारी में होना चाहिए। चलिए, अब हम लोग अलग अलग सर्किट्स की बात करेंगे। बहुत तेजी से मैं निकलूंगा यहाँ से, क्योंकि ये आपके लिए सिर्फ एलसीआर के बेसिक के काम करेगा। तो पहले आप ये देखिए कि एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट इन प्योरली रजिस्टिव सर्किट। ठीक है, प्योरली रजिस्टिव सर्किट का क्या मतलब है कि ऐसी सर्किट जिसमें केवल और केवल रेजिस्टेंस हो। अगर उस सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, एसी करंट अप्लाई करते हैं, एसी करंट लगाते हैं, तो उसमें करंट और वोल्टेज का क्या बिहेवियर होगा। तो सपोज करिए हमारे पास कोई आर रेजिस्टेंस का एक वायर है जिसको हमने एक एसी मेंस से कनेक्ट कर दिया, यहाँ एसी सोर्स है। ठीक है, अब जो अप्लाइड एसी है, जो हमने एसी लगाया, उसकी वैल्यू किस टाइप की होगी, V0 sin ωt। ओके, सपोज कर लीजिए कि जो इसमें धारा यानी करंट फ्लो होगी वो IT होगी। तो IT क्या हो जाएगी, IT आपकी हो जाएगी भाई सिंपल सी V0 sin ωt अपॉन R बाई ओम्स लॉ। ठीक है, अब V0 आपकी क्या है, वोल्टेज है, मैक्सिमम पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, जो आप वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है उसकी पीक वैल्यू। R रेजिस्टेंस ये क्या है, फिक्स्ड क्वांटिटी। दैट मीन्स V0 अपॉन R का डायमेंशन क्या होगा, करंट का होगा, क्योंकि sin ωt का कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पीक वैल्यू ऑफ द करंट से रिप्लेस कर देते हैं। देन वी विल गेट द IT इज इक्वल टू I0 sin ωt। ठीक है, इन दो इक्वेशन से आप देख रहे हो कि जो इनके बीच में फेज का डिफरेंस है, यानी एंगल का डिफरेंस है, वो कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स सेम एंगल में मिल रहा है। तो अगर हम क्या करें, एक प्योरली रजिस्टिव सर्किट ले लें जिसमें एसी करंट फ्लो करा दें, तो उसमें आपकी जो वोल्टेज की क्या होगी, फेज होगी, और जो करंट की फेज होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, ये बात याद रखेंगे कि इसमें कोई फेज चेंज आपको नहीं मिलेगा। तब ऐसे में अगर हम लोग क्या करें, फेजर डायग्राम ड्रॉ करें। ये मान लीजिए आपकी क्या है, फेजर डायग्राम है। तो अगर आप मान लीजिए कि आपकी वोल्टेज कुछ इस तरीके से जा रही है, ये आपकी वोल्टेज है V, तो करंट भी क्या होगा, करंट भी इसी के साथ ट्रेवल करेगा, है ना, क्योंकि यहां पर आपने एंगल माना ωt, तो ये भी सेम एंगल बनाएगा। हाँ, अब ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों के एम्पलीट्यूड में चेंज होगा। क्यों, क्योंकि V0 आपकी क्वांटिटी थी जिसमें आपने R को डिवाइड किया, तब आपको I0 मिला। दैट मीन्स I0 कुछ कम होगा, तो यहां पे आप I लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, करंट और वोल्टेज का फेजर हो गया फॉर प्योरली रजिस्टिव सर्किट। केवल प्रतिरोधक वाले परिपथ में अगर आप एसी लगाएं, यानी अल्टरनेटिंग यानी प्रत्यावर्ती धारा लगाएं, तो करंट और वोल्टेज यानी धारा और विभव के बीच में जो फेजर आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कोई चेंज नहीं मिल रहा है, नो चेंज बिटवीन, या नो चेंज इन द फेज ऑफ करंट एंड वोल्टेज, फेज ऑफ V एंड I। अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, इंडक्टिव सर्किट की तरफ। तो यहां प्योरली इंडक्टिव सर्किट, केवल प्रेरकत्व सर्किट में रहेगा, इंडक्टिव। ओके, चलिए इसको आप
कॉपी में लिखिए इंडक्टिव सर्किट। अब बात करते हैं इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट मतलब जिसमें केवल और केवल इंडक्टर यानी आपका एक प्रेरक लगा हो, ठीक है। तो प्रेरक इंडक्टर क्या होता है भाई? ये आपकी एक ऐसी सर्किट एलिमेंट होती है जो क्या करता है, जो सेल्फ इंडक्शन की फिनोमेना पे काम करता है। और इसका काम क्या होता है कि इसमें जो करंट अगर बढ़ने लगेगी तो ये इसका भी अपोज करेगा, और करंट डिक्रीज होने लगेगी तो इसका भी अपोज करेगा। तो एक इंडक्टर लिया जिसकी इंडक्टेंस हमने एल मान ली, प्रेरकत्व एल मान लिया। इस सब की बात प्रीवियस वीडियोस में की जा चुकी है। इसको हमने क्या किया, किसी एक एसी वोल्टेज से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो एसी वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया एल, ठीक है। और यहां पर ये आपकी जो आपने वोल्टेज दिया वो V0 साइन ओमेगा टी दे दिया। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने जो गिवन वोल्टेज दिया वो क्या है आपकी V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। अब हमें ये फाइंड करना है कि इसमें जो करंट होगा वो कैसे बिहेव करेगा। तो देखिए V इज इक्वल टू होता है, दैट मीन्स ये जो VL इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो होता है बाय फॉर्मूला V इज इक्वल टू VL इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहाँ हम लोग माइनस को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब देखिए हमारे पास VL क्या हो जाएगा, VL क्योंकि और कोई सर्किट और कोई वैल्यू तो यहाँ पर कंपोनेंट है नहीं, तो जो भी ये इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो एग्जैक्टली किसके इक्वल हो जाएगा, आपके गिवन सोर्स के वोल्टेज के इक्वल। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, VL आपके V के इक्वल हो जाएगा और V आपका V0 साइन ओमेगा टी है। अब हम ये पता कर लें कि इसमें करंट किस तरीके से चलेगा, तो डी आई बाई डी टी कर लीजिए, है ना। हमें करंट निकालना है तो सारी वैल्यूज को इधर कर लें, तो ये क्या आ जाएगा V0 बाई एल साइन ओमेगा टी। और चूंकि हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, क्योंकि यहाँ डी आई पार्शियल करंट है, मतलब स्मॉल करंट है, तो टोटल करंट के लिए हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा। दैट इज बाई डी टी को इधर ले आइए, उधर आपके पास वैल्यू क्या बच जाएगी, डी आई। चलिए अब देखिए, अब इसे क्या करें, अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करेंगे तो V0 बाई एल इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, साइन ओमेगा टी डी टी बचेगा और यहाँ पे इंटीग्रेशन डी आई बचेगा। तो ये तो करंट आपको देगा, जिसे आई सपोज कर लिया जाए। हाँ, यहाँ पर आते हैं, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आपको साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी होगा, तो माइनस कॉस ओमेगा टी, और जिसे आप क्या करेंगे, जिसे आप सपोज करके इंटीग्रेट किए होंगे उसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ डिवीजन में क्या आ जाएगा आपका V0 बाई एल तो रहेगा, यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, करंट की वैल्यू आएगी। इसको थोड़ा सही ढंग से लिखा जाए तो V0 बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी माइनस ये आएगी करंट की वैल्यू, किसमें, जो हमारा इंडक्टर है उसमें ये करंट की वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छी बात है, करंट की वैल्यू आ गई, हमें मिल गया माइनस V0 ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। हमारा इतना काम नहीं है, हमारा काम ये भी है कि कंपेयर करना कि करंट और वोल्टेज कैसे बिहेव करेंगे। तो देखिए वोल्टेज हमारा साइन में है और हमारे पास ये क्या है, कॉस में है, तो इसको भी ट्रिग्नोमेट्री लगा के हम लोग क्या कर लें, साइन में कन्वर्ट कर लें, तब हम ये समझ पाएंगे कि दोनों में फेज डिफरेंस या एंगल का डिफरेंस क्या होगा, या किस तरीके से आगे चलेंगे। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा, दैट मीन्स पाई बाई 2 माइनस थीटा आपका होता है कॉस थीटा। लेकिन ये माइनस है तो इस वजह से इसमें क्या कर ले, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस कॉस थीटा तो आ गया। आप ये माइनस यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। हाँ, इस माइनस का क्या होगा, इसे अंदर ले लीजिए, तो साइन ब्रैकेट में जाएगा, क्योंकि आपकी क्या होती है, साइन ब्रैकेट में अगर आपकी इस तरीके से माइनस साइन थीटा होती है तो उसे आप लिख सकते हैं साइन ब्रैकेट में माइनस थीटा, ये इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या कर देगा, वैल्यूज को फ्लिप कर देगा, तो आपको मिलेगा क्या, थीटा माइनस पाई बाई 2, ठीक है, ये मिलेगा। तो यहाँ पर ये माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो आई क्या हो जाएगा, आई आपका हो जाएगा V0 बाई ओमेगा एल को आपका ये साइन हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो ये आपकी क्या आ गई, वोल्टेज की वैल्यू आपकी ये रही, और ये आपकी क्या रही, करंट में की वैल्यू रही, किसमें, एल में, यानी इंडक्टर सर्किट में।
तो दोनों को कंपेयर करें, तो कंपेयर करके आप देखिए आपको क्या मिलने वाला है। इसे और अगर आप थोड़ा और जनरलाइज्ड फॉर्म में लिखना चाहें, अच्छे से लिखना चाहें, तो वी नॉट आपकी क्या होगी, वी नॉट आपकी वोल्टेज की वैल्यू है, इसकी कोई क्या है आपकी डायमेंशन नहीं है। दैट मीन्स ओमेगा एल का डायमेंशन कैसा होगा, करंट आर का डायमेंशन, रेजिस्टेंस का डायमेंशन होगा। दैट इज वाई वी नॉट ओमेगा एल आपको देगा क्या, करंट की वैल्यू देगा, तभी तो करंट और करंट का डायमेंशन सेम होगा, ये इक्वेशन वैलिड होगा। दैट इज वाई यहाँ पर आपकी जो ओमेगा नॉट की वैल्यू होगी उसे आप लेट कर लीजिए कि ओमेगा नॉट आपकी क्या है, ओमेगा नॉट एल जो है वो क्या है आपकी एक रेजिस्टेंस है। किसकी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। लेकिन अब इसमें खासियत क्या है कि इसे हम रेजिस्टेंस नहीं बोलते हैं। रेजिस्टेंस इसलिए नहीं बोलते हैं कि ओमेगा की वैल्यू पर ये क्या होगा, चेंज होता है, अलग ओमेगा के लिए अलग आपकी रेजिस्टेंस मिलेगा। दैट इज ये क्या करता है, हर ओमेगा के लिए रिएक्ट करता है ना, कि आपने फ्रीक्वेंसी बदली तो ओमेगा बदला, ओमेगा एल आपका चेंज हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये ओमेगा एल जो है वो फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, गिवन फ्रीक्वेंसी के लिए ये अलग अलग वैल्यूज देगा। मतलब आप कोई फ्रीक्वेंसी दीजिए तो इसके लिए ओमेगा एल आ जाएगा, अगर वो फ्रीक्वेंसी आपने बदली तो ओमेगा एल बदल जाएगा। दैट इज वाई ये कहते हैं कि ये क्या करता है, ओमेगा के लिए रिएक्ट करता है। तो ये रेजिस्टेंस ना बोल के क्या बोला जाएगा, रिएक्टेंस बोला जाता है। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिघात, आई एम सॉरी, इसका नाम है प्रतिघात। तो हिंदी में से प्रतिघात का नाम दिया जाता है, रिएक्टेंस इसे अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ओमेगा एल को रिएक्टेंस बोला जाता है, यहाँ पे रिएक्टेंस REA, जिसे हिंदी में प्रतिघात बोलते हैं। ये आपकी प्रेरकीय प्रतिघात होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरकीय प्रतिघात, ठीक है। तो ओमेगा एल आपकी रेजिस्टेंस होगी, इसे एक नए सिंबल एक्सएल से डिनोट किया जाता है। तो अगर आप इसे क्या करेंगे, यहां पर रिप्लेस करेंगे तो ये वी नॉट बाई एक्सएल हो जाएगा और आपको ये वैल्यू देगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, या वी नॉट बाई एक्सएल को आप आई नॉट से रिप्लेस कर दीजिए तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये माइनस होना चाहिए, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो इंडक्टिव सर्किट में करंट इस तरीके से चलता है। अब आप इसे कंपेयर कर सकते हो गिवन इक्वेशन से। तो आप देखिए यहां पर क्या है, ये वी नॉट का कंपैरिजन आई नॉट से, तो वी नॉट से ये कुछ कम होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो इसको जब हम फेजर में बनाएंगे तो फेजर में कैसे बनाएंगे जरा देखिए। चलिए अब देखिए क्या होगा, अगर आपने इसे मान लिया कि ये यहां पर हमारा V है ना, V है ये, तो ये ओमेगा टी एंगल से होगा आगे, मतलब ओमेगा टी एंगल बनाएगा इससे। अब इससे आपका ये पाई बाई 2 से माइनस, दैट मीन्स पीछे है, तो आपको एक क्या करना होगा, एक एंगल पाई बाई 2 लेना होगा। मान लीजिए पाई बाई 2 हो गई, ठीक है, इन दोनों के बीच एंगल क्या हो गया, पाई बाई 2। ये आपका करंट होगा, और करंट की जो एम्पलीट्यूड होगी, दैट मीन्स वैल्यू होगी, लेंथ होगी, वो थोड़ी कम होनी चाहिए। क्यों भाई, क्योंकि वी नॉट में आप क्या कर रहे हो, एक्सएल डिवाइड कर रहे हो, तब आपको आई नॉट मिल रहा है। तो इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 90 है, दैट मीन्स पाई बाई 2 है। और आप लिखेंगे क्या कि एल में यानी प्रेरकीय सर्किट में इन एल मतलब इंडक्टिव सर्किट में, प्रेरकीय सर्किट में V क्या करता है, लीड करता है, V लीड्स टू I बाई पाई बाई 2, है ना। या इसे आप लिख सकते हैं I लैग मतलब पीछे, टू V बाई पाई बाई 2। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। हाँ, दोनों में से आपको कोई एक पूछ सकता है, तो आपको याद होना चाहिए कैसे। अब ये बात आती है कि ये इंडक्टिव सर्किट कैसे करता है, कि ये कैसे फेज डिफरेंस का ये क्रिएट करता है। तो इसको हमने मैथमेटिकली समझा, थोड़ा इसका हम लोग फिजिक्स समझने की कोशिश करें। तो देखिए आपकी इंडक्टिव सर्किट का काम क्या होता है, ये सेल्फ इंडक्शन की फिनोमिना पे काम करता है। दैट मीन्स अगर आप क्या करेंगे, इसमें कोई करंट देंगे, तो अगर वो करंट इंक्रीज करना चाहेगा तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, सेल्फ इंडक्शन की फिनोमिना की वजह से, लेंज लॉ के नियम की वजह से क्या हो जाएगी, करंट को ये कम करने की कोशिश करेगी। तो एट वंस जैसे आपने यहां पर V लगाया तो V तो स्टेबलिश हो गया, इसके सिरों पे V तो लग गया, है ना, V अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया। लेकिन उस दौरान जब V मैक्सिमम पे पहुंचा
तो करंट कुछ देर बाद मैक्सिमम पे पहुंची। कारण ये कि जैसे जैसे करंट इसमें इंक्रीज करना शुरू करेगा तो ये सेल्फ इंडक्शन की फिनोमिना से, लेंज लॉ के नियम से उस करंट का ये क्या करेगा, विरोध करेगा। और जब विरोध करेगा तो करंट क्या होगा, मतलब इसमें जो वोल्टेज के साथ ये पहले चल रही थी, करंट के इंक्रीज का ये विरोध करने के कारण करंट थोड़ी देर बाद अपनी मैक्सिमम पे वैल्यू पहुंचेगा। तो यहाँ पे करंट और वोल्टेज के बीच में आपका क्या हो जाएगा, π/2 का फेज डिफरेंस आएगा। अब फेज डिफरेंस हम लोगों ने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया π/2 का, और फिजिकली हमको समझ में आ रहा है कि फेज डिफरेंस तो आएगा, क्योंकि वोल्टेज एट वंस मैक्सिमम पे पहुंचेगा और करंट आपकी क्या होगी, थोड़ी देर बाद मैक्सिमम पे पहुंचेगी। इसी तरीके से आपकी क्या होगी, करंट कुछ देर बाद डिक्रीज करेगी। अगर जैसे आप देखिए एसी वोल्टेज आप लगाएंगे, इसका मैं V वर्सेस T और I वर्सेस T ग्राफ खींचूंगा तो बहुत क्लियरली समझ में आएगा आपको। तो ये मान लीजिए हमारी क्या है, एक्सिस है, इस पे हम V और I ड्रॉ करेंगे और इधर टाइम है। तो V आप मान लीजिए कि ये कुछ इस तरीके से आपकी वोल्टेज इस तरीके से चल रही है, शायद नीचे वाला थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ, करंट क्या होगी, करंट π/2 से पीछे चलेगी। तो करंट जब π/2 से पीछे चलेगी तो आपको यहां से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको करंट क्या है, π/2 से पीछे ले जाना है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। तो देखिए जब वोल्टेज मैक्सिमम पे पहुंचा रहेगा तब ये करंट क्या होगी, धीरे धीरे 0 पे पहुंचेगी और इस तरीके से आगे चलेगी। तो इन दोनों में देखिए फेज का जो चेंज है वो कितना है, π/2 का ये फेज चेंज यहां पे दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपका इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना दे रहा हूं, डॉटेड लाइन। ये आपकी क्या हो गई, करंट जो डॉटेड है वो आपकी I है और जो स्ट्रेट मतलब कंप्लीट लाइन से है वो आपकी V है। इस तरीके से आपका, ठीक है। चलिए अब पूछा क्या जा सकता है, अगर मान लीजिए पूछा जाए तो एक्सएल का रिलेशन पूछेंगे। तो एक्सएल क्या है, आपकी ओमेगा एल है, जिसे आप एक्सएल को और भी चाहे तो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिख सकते हैं, 2πfl। यानी एक्सएल जो होगा वो क्या होगा, वो डिपेंड करेगा किस पे, फ्रीक्वेंसी पे। दैट मीन्स जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, अगर हम एक्सएल का एफ के साथ प्लॉट करें तो स्ट्रेट लाइन क्या होगी, ग्राफ होगी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, एक्सएल आपकी बढ़ती जाएगी। अच्छा, करंट किस तरीके से बदलेगा भाई, करंट का क्या रिलेशन है एक्सएल के साथ। अभी आपने देखा I0 लिखा, I0 क्या था, V0/XL था, है ना। तो एक्सएल आपका यानी 2πfl था। ठीक है, तो I0 की रिलेशन क्या है, 1/L से है। तो इसका क्या ग्राफ होगा, तो इनका कैसा ग्राफ होगा, देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो I0 और L का जो ग्राफ होगा कुछ इस तरीके से होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो L बढ़ेगा तो क्या होगा, या हाँ ठीक है, या एक्सएल आप कर लीजिए, एक्सएल भी कर सकते हैं। एक्सएल बढ़ेगा तो आपकी क्या होगी, करंट इस तरीके से डिक्रीज करेगी। यानी स्मॉलर करंट के लिए ये क्या होगा, बहुत बढ़िया आपके लिए काम करेगा। और जैसे स्मॉलर फ्रीक्वेंसीज के लिए क्या करेगा, कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, यानी करंट ज़्यादा फ्लो करने देगा। और जैसे जैसे आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, तो एक्सएल बढ़ेगा। और एक्सएल बढ़ने के साथ दैट मीन्स रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ करंट क्या होगी, डिक्रीज करेगी। चलिए अब बात करते हैं, एल हो गया, आर एल हो गया। अब कैपेसिटिव सर्किट की बात करते हैं। तो कैपेसिटिव सर्किट मतलब धारितीय सर्किट है हमारे पास, जिसमें हमने क्या किया, एक कैपेसिटर को किसी एसी वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया। एसी वोल्टेज हमने क्या दिया, V = V0 sin ωt, है ना। तो यहाँ पे हमारी जो एसी वोल्टेज है V0 sin ωt और इसकी कैपेसिटेंस जो है वो C है। अब इसमें हमने जब क्या किया, ये वोल्टेज दे दिया, तो हमें ये निकालना होगा कि करंट किस तरीके से चलेगा। तो देखिए करंट क्या, इसमें चार्ज से हमें समझना होगा, चार्ज का ही फ्लो रिस्पॉन्सिबल होता है करंट का। तो आप देखिए जैसे इस वोल्टेज को अप्लाई करेंगे तो चार्ज इस पे स्टोर होना शुरू करेगा। जैसे आप देखिए ऐसे ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल धीरे धीरे चार्ज इस पे जाके स्टोर करना शुरू करेगा।
अब आप देखिए इस पे क्या होगा, जैसे जैसे चार्ज स्टोर होगा तो V इज इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा Q इज इक्वल टू सी वी, या V इज इक्वल टू सी अपॉन Q अपॉन सी। ठीक है, तो आपकी क्या होगी, जैसे जैसे चार्ज यहां पर आएगी और वैसे वैसे क्या होगा, पोटेंशियल राइज करेगा। लेकिन चार्ज जैसे ही यहां पर पहुंचेगी तो करंट क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा, करंट तो सेटअप हो जाएगा। लेकिन अमाउंट ऑफ द चार्ज जैसे जैसे क्या होगा, इंक्रीज होगा, वैसे वैसे आपका इंक्रीज होगा। तो एट वंस आपने अप्लाई किया तो चार्ज इसमें पहुंचना शुरू हो गया, और चार्ज जब पहुंचना शुरू हो गया तो ये क्या करने लगा, पोटेंशियल को धीरे धीरे राइज करना शुरू कर दिया। तो समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि चार्ज जैसे ही पहुंचा तो चार्ज का फ्लो शुरू हो गया है, और चार्ज का फ्लो शुरू हो गया, दैट मीन्स करंट क्या हो गया, आपकी मैक्सिमम वैल्यू पे मतलब अपने पहुंच चुकी है। क्योंकि शुरू में ये क्या करेगा, मैक्सिमम चार्ज लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपकी कैपेसिटर डिस्चार्ज है। अब आपकी जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, V की वैल्यू बढ़ेगी, यानी करंट तो पहले ही मैक्सिमम पे पहुंच चुका है, लेकिन अभी वोल्टेज क्या हो रही है, वोल्टेज थोड़ा पीछे है, क्योंकि आपके जैसे जैसे चार्ज के अमाउंट बढ़ेंगे वैसे वैसे वोल्टेज अपनी मैक्सिमम में पहुंचेगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये क्या कर दे रहा है, वोल्टेज को पीछे कर दे रहा है, करंट को आगे कर रहा है और वोल्टेज को क्या कर दे रहा है, पीछे कर दे रहा है। कितने एंगल से कर रहा है इसको हम लोग मैथमेटिकल एनालिसिस के थ्रू समझेंगे, और इसको हम लोग जैसे एक इंडक्टर की तरह किए हैं कुछ उसी तरीके से करेंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा फॉर्मूला जो होगा वो चेंज होगा, यानी हमारा जो एम है वो सेम होने वाला है। दैट मीन्स हम वी हमें पता है और हम लोग आई निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला जो होगा वो थोड़ा सा आपका कैपेसिटर इंडक्टर से थोड़ा चेंज्ड होगा। तो कैसे प्रोसीड करेंगे जरा देखिए इसमें। अब इसमें हम लोग प्रोसीड करेंगे पहले चार्ज के रेट से। तो चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी होता है, और V आपकी क्या है यहाँ पे, V नॉट साइन ओमेगा टी। तो आप ऐसे लिख लीजिए, और हमें करंट फाइंड करना है, दैट इज वाई हम इसको क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो डी क्यू बाई डी टी आपको क्या देगा, करंट देगा। तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, सी वी नॉट आपका कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट साइन ओमेगा टी होगा, तो सी वी नॉट आपका कांस्टेंट होने की वजह से बाहर हो जाएगा। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है कॉस ओमेगा टी, और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा को फिर से आपको डिफरेंशिएट करना होगा, और ओमेगा यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो करंट आपका क्या आ गया, वी नॉट सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अच्छा, आप लोग क्या करेंगे, करना ये है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, ओम्स लॉ से कंपेयर करने की वजह से करना है हमें, तो हम इसको क्या करेंगे, सी ओमेगा को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। तो आई इज इक्वल टू वी नॉट, सी ओमेगा को आप नीचे ले लेंगे तो ये ओमेगा सी इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब फिर ये काम करना है कि इसको कंपेयर कराना है। कैसे कंपेयर कराना है इससे, तो इस वजह से इसको हम फिर से क्या करेंगे, साइन में चेंज करेंगे। तो साइन में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये होता है आपका फॉर्मूला कि साइन 90 प्लस थीटा होता है आपका कॉस थीटा। तो आप क्या कर लें, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये यूज करेंगे तो आई इज इक्वल टू वी नॉट 1 अपॉन ओमेगा सी, और ये करेंगे तो आप साइन लिख पाएंगे 90, या ओमेगा टी पहले से लिखिए, ओमेगा टी प्लस 90 यानी पाई बाई 2। अब देखिए ओम्स लॉ का यूज करिए, वी नॉट आपका है और ये आपका क्या है, आर होगा, तभी करंट के इक्वल होगा। तो ये हमारा रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर फिर से ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, और ओमेगा पे डिपेंड होने के कारण ये क्या होगा, रिएक्ट करेगा फ्रीक्वेंसीज को। दैट इज वाई इसको बोलेंगे रिएक्टेंस, यानी प्रतिघात। लेकिन कैसा रिएक्टेंस होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये आपका 1 अपॉन ओमेगा सी क्या बोला जाएगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, 1 अपॉन ओमेगा सी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसे डिनोट करेंगे एक्सी से। ठीक है, तो इसे आप रिप्लेस कर दीजिए 1 अपॉन ओमेगा सी को। तो क्या मिलने वाला है, आई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्स सी, और फेस टर्म क्या होने वाला है, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 आपका। अब इसको आप चेंज कर लीजिए आई नॉट में, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ओके, ये आपका फाइनली बना करंट का एक्सप्रेशन इन द सी कैपेसिटिव सर्किट। और आप वोल्टेज से कंपेयर करना है तो यहीं पे लिख लीजिए। तो अब ध्यान से देखें, इसमें नहीं था,
तो दोनों में फेज डिफरेंस की बात करें तो ये ओमेगा टी था, तो ये ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 था, तो इसमें एंगल का क्या है, पाई बाई 2 प्लस है। दैट मीन्स ये आगे होगा, जैसा कि हम लोगों ने अभी पहले डिस्कस किया। तो करंट आपकी पहले इसमें लीड करेगी और वोल्टेज क्या होगा, पीछे चलेगा। तो कैपेसिटिव सर्किट में आपकी करंट यानी धारा अग्रगामी होगी, करंट आगे रहेगी, पाई बाई 2 से, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के लिख रहे हैं, आगे रहेगी, पाई बाई 2 से आगे रहेगी। किससे, करंट से, वोल्टेज से, ठीक है। या वोल्टेज आपकी पाई बाई 2 से पीछे रहेगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो जानने की जरूरत है, एक्सी जो होगा वो आपका 1/ओमेगा c होता है, या इसी को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर इन्वर्स रिलेशन है, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी प्रतिघातता क्या होती है, प्रतिघात आपकी कम होती है। तो इसमें एक ऐसा रिलेशन है एक्सी का रिलेशन है 1/f के साथ, मतलब इन्वर्स रिलेशन है। तो ये ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर पैराबोला होगा, एक्सी और एफ का ग्राफ। अच्छा, करंट किस तरीके से बिहेव करेगा जरा ध्यान से देखिए। ये क्या होगा, अगर आप देखें ध्यान से तो फ्रीक्वेंसी आप जब बढ़ाएंगे तो इसकी क्या होगी, और करंट कैसे चलेगा, करंट आपकी इसमें आई नॉट और एक्सी का जो ग्राफ होगा वो, या ओमेगा का कर लीजिए, ओमेगा का, तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से करंट क्या होगी, इंक्रीज होगी, या एफ का, ठीक है। तो ये आपका रहा एक्सी सर्किट। हाँ, इसमें आप फेजर बनाना चाहें तो फेजर कैसे बनाएंगे जरा देखिए। फेजर में आप क्या करेंगे, करंट को आप मान लीजिए आपका ये करंट हो गया, तो ये आपकी क्या होगी, वोल्टेज होगी, और दोनों के ये एंगल ओमेगा टी होगा इस रेफरेंस लाइन से, और इनके दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो पाई बाई 2 होगा, ठीक है। ये वी है और ये आई है, आई की थोड़ी साइज कम होनी चाहिए, वी की साइज थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। चलिए, ये आपका फेजर हुआ। अब ग्राफ की बात करते हैं, वी वर्सेस टी और आई वर्सेस टी ग्राफ की, वी वर्सेस टी एंड आई वर्सेस टी ग्राफ की। तो वो कैसे बिहेव करेगा, देखिए करंट इसमें क्या होगा, आगे चलेगा, तो पाई बाई 2 से करंट को आगे बना लीजिए इस तरीके से, और यहाँ पर ये आपका इस तरीके से चलेगा। तो ये आपका पाई बाई 2 का चेंज दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 0 पर है, ये मैक्सिमम पर है आपका आई नॉट, और ये क्या है आपका 0 पर है, ठीक है। तो ये वी वर्सेस वी आई, इस पर हमने प्लॉट किया है और इस पर प्लॉट किया है टी। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई है। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और एलसीआर सर्किट के लिए जितनी बेसिक बातें हैं सिर्फ आज के वीडियो में उतना ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसका यूज़ नहीं है, क्योंकि हम एलसीआर सर्किट अगर करेंगे तो इतनी बातें हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नहीं तो एलसीआर सर्किट सोचिए, तीनों का कंबाइंड स्टेट मतलब कंबाइंड इफेक्ट आपको पढ़ना है। तो अगर आपने तीनों का कंबाइंड इफेक्ट नहीं समझा है, दैट मीन्स इंडिविजुअल इफेक्ट नहीं समझा है, मेरे कहने का मतलब कि अगर आपने इंडिविजुअल नहीं समझा है तो आप कैसे कंबाइंड इफेक्ट समझेंगे। तो इसको आपने समझिए, कल के डे में ये नया वीडियो अपलोड होगा आपका, और वो अपलोड होगा एलसीआर सर्किट पर, और उस पर हम लोग क्वेश्चन भी आपको उसी वीडियो में कराएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए ताकि हम जल्दी से जल्दी लोगों के बीच में पहुँचें और आपके लिए हमारा जो मनोबल है और ऊँचा हो। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।